नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, केंद्र के कारण अधर में लटके राज्य, मॉडर्ना और फाइजर उन्हें नहीं देंगे टीके। गौरक्षकों ने बेकसूर शकील को पीटा, फिर यूपी पुलिस ने उसी पर केस कर दिया। 26 मई को काला दिन मनाएंगे किसान, मोदी के पुतले जलाने का किया आह्वान। अधूरे मन से रामदेव ने वापस लिया बयान, मगर सरकार की मंशा पर उठा सवाल। कोर्ट ने दवाओं की जमाखोरी के मामले में गंभीर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। केंद्र सरकार की टीका नीति के कारण राज्य मुसीबत में फंस गए हैं। विदेशी कंपनियां सीधे उन्हें टीका बेचने से मना कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने राज्यों को वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सीधे केंद्र से ही बात करेंगी, जिसके बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो वैक्सीन खरीद कर राज्यों को बांटे। इससे पहले पंजाब ने भी कहा था कि मॉडर्ना ने राज्य से बात करने से मना कर दिया है। बता दें कि मोदी सरकार ने टीके का इंतजाम करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर हाथ झाड़ लिए थे। इसके बाद राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, मगर विदेशी कंपनियां सीधे उन्हें वैक्सीन बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। कम से कम 2 कंपनियों ने तो ये साफ कहती ही दिया है कि वे राष्ट्रीय सरकार से ही सौदा करेंगी। हालांकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के लिए मुंबई नगर निगम को 3 बिड प्राप्त हुई हैं, मगर एक कंपनी के तैयार हो जाने से भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि वो पूरे देश को समय पर आपूर्ति नहीं कर पाएगी। दरअसल ये काम केंद्र सरकार को खुद करना चाहिए, मगर उसकी नीति राज्यों पर जिम्मेदारी डालने की रही है, इसलिए ये समस्या खड़ी हो रही है। इससे वैक्सीन के इंतजाम में लगातार देरी हो रही है और इसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार की टीका नीति अब एक तरह से कहना चाहिए पूरी तरह से मच गई है। पूरा रायता फैल गया है और वो समेटा नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार ने टीका नीति ऐसी बनाई जिससे तमाम तरह के उलझने पैदा हो गई। पहली उलझन तो उसकी जो वैक्सीन की प्राइसिंग थी, टीके की कीमतें थी, उनको लेकर थी। फिर ये था कि जो टीका बनाने वाली देशी कंपनियां हैं उनको उसने मदद नहीं की समय पर, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाया और वो सप्लाई नहीं कर पा रही हैं जितनी ज़रूरत है देश की, और उसके पहले निर्यात भी करवा दिया। तो अब टीकों की ज़बरदस्त किल्लत हो गई और इस बीच में केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया कि राज्य खुद खरीदें टीके। अब राज्यों पर जब ये जिम्मेदारी डाल दी गई तो राज्यों ने दुनिया भर से जो वैक्सीन निर्माता है उनके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी कंपनियां हैं वो अब ये कह रही हैं कि हम तो किसी भी देश की सरकार से बात करेंगे, राज्यों की सरकार से बात नहीं करेंगे। यानी केंद्र सरकार का कोई होमवर्क नहीं था, उसे ये पता नहीं था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वो सीधे राज्यों से डील नहीं करती हैं, उनसे सौदे नहीं करती हैं और ये काम उसे खुद करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार खुद कितने अंधेरे में है, देश को कितने अंधेरे में रख रही है कि टीका जैसी, हम सब जानते हैं कि कोरोना से लड़ने का अभी तक जो भी एकमात्र रास्ता हमें नजर आया है वो टीका है, और टीके के इंतजाम में सरकार ने इतनी घनघोर लापरवाही कर दी है कि लाखों लोगों की जान संकट में पड़ी हुई है। जब तक टीके नहीं लगेंगे तब तक कोरोना काबू में नहीं आएगा और लोगों की मौतों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। न केवल ये, बल्कि दूसरी बीमारियां जैसे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है, एक दूसरी महामारी का, और तीसरी लहर का खतरा भी और उतना ही विकराल रूप धारण करते जा रहा है। तो केंद्र ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है, देशवासियों की जान संकट में डाल दी है, और अभी भी वो ऐसा इरादे नहीं दिखा रही है कि राज्यों की मदद करने को तैयार हो टीके की खरीदी में, टीकों के इंतजाम में, और चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर आकर भावुक हो जाते हैं, आंसू बहा देते हैं, लेकिन जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की
मदद की ज़रूरत केंद्र से राज्यों को होती है और जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा है उसके हिसाब से केंद्र सरकार ही मोटे तौर पर पूरे देश के में इस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। तो जब वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है तो राज्य भी उसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं और इसकी वजह से संकट गहराता जा रहा है। तो जो स्थिति निर्मित हो रही है, जितने भी लोगों की जानें जा रही हैं, उसके लिए केवल और केवल मोदी सरकार और भी अगर उसको केंद्रित करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सरकार केवल नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलती है। वही सारे फैसले करते हैं नीतिगत, वही राज्यों से बात करते हैं, वही मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं और डीएम तक अब वो खुद बात करने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के सामने इस महासंकट के दौरान, जब ऐसी सरकार है और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न संकट की समझ है और न संकट से समाधान ढूंढने की कोई कुव्वत, कोई सलाहियत, कोई काबिलियत उनमें नजर आ रही है। अगली खबर लेते हैं। मुरादाबाद में मोहम्मद शाकिर नाम के शख्स को गौ रक्षकों ने गाय का गोश्त बेचने वाला कह के सरेआम बुरी तरह पीटा है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने शाकिर के भाई की शिकायत पर कटघर थाने में मुकदमा दर्ज करके अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। हालांकि उसने पीड़ित शाकिर पर भी केस दर्ज कर दिया है। उस पर गैर कानूनी तौर पर गोश्त बेचने, संक्रमण फैलाने की आशंका वाला कार्य करने और लॉकडाउन के उल्लंघन जैसी धाराओं पर केस किया गया है। इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि शाकिर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा गया क्योंकि उसके खिलाफ लगाई गई धाराएं जमानती हैं। शाकिर का अभी घर पर ही इलाज चल रहा है। पीटने वालों का नेतृत्व करने वाला मनोज ठाकुर अभी भी फरार है। तो आप देखिए कि योगी सरकार का क्या रवैया है। एक मासूम, एक निर्दोष व्यक्ति का जो अपनी रोजी रोटी के लिए गलती से सही मांस का व्यापार थोड़ा धंधा करता है, वो ले जा रहा था और उसको गौ रक्षकों ने गौ मांस से जोड़कर उसकी सरेआम बुरी तरह से पिटाई की है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। उसकी पिटाई की और फिर भाग गए। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का रवैया भी उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं क्या है। अगर पीड़ित या कोई भी व्यक्ति मुस्लिम हुआ तब तो उसके खिलाफ आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम से सुपर एक्टिव हो जाती है और वही हुआ। उसने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जिसकी पिटाई हुई थी। क्या इस एक्ट के तहत जिसमें कहा गया कि उसने जो लॉकडाउन है उसको तोड़ा है उसके आधार पर किया, तो क्या वो बाकी जो फरार हैं या जो पकड़े गए हैं उन पर भी इस एक्ट के तहत, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इकट्ठा करके लोगों को मारा पीटा, ये एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? और जितने लोग ऐसा कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये कहना चाहिए कि जले जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है जो यूपी की पुलिस लगातार कर रही है। और एक के बाद एक यूपी पुलिस की हरकतें इस तरह की सामने आ रही है, एक के बाद एक इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह का व्यवहार आम लोगों के साथ और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ कर रही है। इसमें योगी सरकार को न तो शर्म आ रही है, न ही वो शर्मिंदा हो रही है, न ही इस तरह की घटनाओं पर ये बयान देती है और पुलिस को निर्देश देती है कि इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करना, उनके बहाने मारपीट करके एक इस तरह की फिजा बनाना जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, क्योंकि अब योगी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जितनी फजीहत हो चुकी है कोरोना के मिसमैनेजमेंट में, गंगा में लाशें, गंगा के तटों पर रेतों में दबी लाशें, हजारों लोग मर रहे हैं गांव-गांव में, तो उसके बाद अब योगी सरकार को और उनकी पार्टी को शायद यही सूझ रहा होगा कि किसी तरह से अब सांप्रदायिक को फैलाया जाए, सांप्रदायिक वातावरण बनाया जाए जिसमें पोलराइजेशन हो हिंदू मुसलमान का, और किसी तरह से वो चुनाव की वैतरणी पार कर लें। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता इतने मूर्ख
होंगे जो इस तरह के झांसे में आ जाएंगे। इस तरह की सरकार को 4.5 साल तक भुगतने के बाद, 5 साल भुगतने के बाद, क्या वो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार और उनकी पार्टी जिस तरह से दांव खेल रही उसके चाल में फंस जाएंगे? देखना है। अगले साल चुनाव है फरवरी में। अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के साथ किसान अब आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं। आज हिसार में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इनका आगे तक का दिमाग ठीक कर देंगे। जाहिर है कि ये केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हैं, जो बीजेपी है पार्टी उसके बारे में कह रहे हैं, और हरियाणा में जिसकी सरकार है उनको भी निशाने पर ले रहे हैं। संघर्ष को धार देने के लिए किसानों ने 26 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस दिन किसानों के प्रदर्शन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और मोदी सरकार के कार्यकाल के भी 7 साल पूरे होंगे। किसानों ने कहा है कि वे इस दिन को काला दिन के तौर पर मनाएंगे। उधर 12 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी करके किसानों के देशव्यापी प्रदर्शन को समर्थन दिया है। समर्थन देने वालों में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जगजीत सिंह दल्लेवाल ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों, दुकानों, वाहनों समेत सोशल मीडिया पर काले झंडे लगाकर मोदी सरकार का विरोध करें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का देश की ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन व तमाम जनवादी संगठन खुलकर समर्थन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने इस दिन मोदी सरकार के पुतले जलाने का भी आह्वान किया है। इससे पहले किसानों ने भारत बंद भी बुलाया था। तो कोरोना की वजह से ये आंदोलन पर थोड़ा सा छाया पड़ गई थी, ये थोड़ा सा धीमा होते लग रहा था। हालांकि आंदोलन कभी थमा नहीं, दिल्ली की सीमाओं से किसान हटे नहीं, अभी भी उनका जमावड़ा है। संख्या बेशक कम हो गई हो, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार किसानों की गतिविधियां जारी हैं। उन्होंने इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग अभी तक छोड़ी नहीं है और ना ही छोड़ने जा रहे हैं, बल्कि अब दबाव को बढ़ाने जा रहे हैं। और उसी क्रम में 26 मई को जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे समय जब ये सरकार बहुत ही कमज़ोर, लापरवाह, गैर जिम्मेदार और नाकारा साबित हो रही है, तब ये राष्ट्रव्यापी बंद का, प्रदर्शन का आह्वान इन पार्टियों ने, किसान संगठनों ने किया है और उन्हें पूरे विपक्ष के 12 दलों का, जो प्रमुख 12 दल हैं, उनका समर्थन भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन एक बार फिर से अपने आप में नई ऊर्जा भरकर नए सिरे से खड़ा होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कोरोना का असर भी अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। हालांकि ये चिंता बनी हुई है कि अगर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो किसान कोरोना के फिर से फैलने का खतरा है। लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालनी चाहिए कि केंद्र सरकार 4 महीने से किसानों से किसी तरह की बातचीत नहीं कर रही है, किसी तरह का समाधान ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रही है और इतनी संवेदनहीन हो गई है कि किसानों की चिंताओं से जैसे उसका कोई सरोकार ही नहीं है। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि वो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही, उसके अंदर कोई इसको लेकर उत्साह ही नहीं है। वो जैसे किसानों को उनके हाल पर छोड़ देने का निश्चय कर चुकी है और अंबानी अडानी की मदद करना ही उसका एकमात्र एजेंडा है। तो इस ऐसे में किसानों के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि वो अपने आंदोलन को धार दें। बेशक इससे खतरा है, जोखिम है कोरोना के और फैलने का, लेकिन उनके सामने जीने मरने का संकट है और उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। पतंजलि के प्रमुख रामदेव ने वो बयान वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एलोपैथी दवाओं और उसके डॉक्टरों की वजह से कोरोना काल में लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। इसके पहले रविवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव को एक कड़ी चिट्ठी लिखकर फटकार लगाई थी और एलोपैथी पद्धति और एलोपैथ डॉक्टरों पर दिए गए बयान वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सफाई देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें वो बयान भी वापस लेना चाहिए। रामदेव ने एक कार्यक्रम में एलोपैथी को बिल्कुल नाकाम दवा पद्धति बताते हुए कहा था, कोरोना के इलाज में एलोपैथी की सारी दवाएं बेकार साबित हुई हैं। जितने लोग ऑक्सीजन या उपचार न मिलने से मरे, उससे ज्यादा लोग एलोपैथिक दवाओं और इन डॉक्टरों के कारण मरे हैं। जिसके बाद डॉक्टरों की संस्था IMA ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही
कहा था कि अगर मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो कोर्ट जाएंगे। इस बीच आज रामदेव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन देश के जाने माने पत्रकारों ने इसको शेयर किया है, जिसमें रामदेव कहते हुए सुने जा सकते हैं कि 1000 डॉक्टर कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कैसे डॉक्टर हैं। इसमें रामदेव कहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और सबका डॉक्टर है वो। तो आप देखिए कि एक हद दर्जे की मूर्खतापूर्ण बात ऐसे समय में, जब लाखों डॉक्टर, नर्स और मेडिकल कर्मी अपने तन मन से मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है एलोपैथिक दवाओं के अलावा, उससे वो जितने भी लोग बचाए जा सकते हैं, जो भी हमारे पास साधन संसाधन है, उसकी कोशिशें हो रही हैं और रामदेव उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो रामदेव खुद बन चुके हैं, जो एक फर्जी दवा को कोरोना के इलाज के रूप में बेच रहे हैं। और अंधभक्तों की, अंधविश्वासों की इस देश में कमी नहीं है, इसलिए वो कोरोनिल खरीद भी रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का दावा ये भी है कि उससे उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। हालांकि ये न तो वैज्ञानिक है और ना ही इसका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है, ना ही किसी भी नामी गिरामी संस्था ने इसको अप्रूव किया है। ये चूंकि केंद्र सरकार भी झोला छाप सरकार ही है, झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं वैसे झोला छाप सरकार है, क्योंकि ये इसी तरह के नीम हकीम पर भरोसा करती है और इनको प्रोत्साहित भी करती रहती है आयुर्वेद के नाम पर, देशी दवाओं के नाम पर, और इस वजह से ये समस्या खड़ी होती रही है। तो रामदेव को संरक्षण भी वही सरकार दे रही है। और इस बार भी ऐसा लगता है कि एक कड़ा पत्र हर्षवर्धन ने जरूर लिखा, लेकिन ऐसा ये अंदर खाने फिक्सिंग होगी कि इस केस को कैसे मटियाया जाए ताकि आईएमए जो डॉक्टरों की संस्था है कोर्ट में न जाए, एफआईआर न करे और मामले को आगे बढ़ जाए जहां उनके संभालने में मुश्किल हो जाए। तो आईएमए ने बड़ा जोरदार हमला किया था, हर्षवर्धन पर भी किया था और रामदेव पर भी किया था, उनकी दवाओं पर भी किया था। जबकि सब जानते हैं कि रामदेव परेशान हैं क्योंकि उनकी दवाओं को कोई मान्यता नहीं मिल रही, उनकी कोई वैधता नहीं साबित हो रही है। तो वो जबरन अपने आप को बार बार कहते हैं और बार बार उनकी धुनाई होती है, बार बार उनकी जग हंसाई होती है। इस बार भी हुआ, उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना पड़ा, लेकिन हैं तो बेशक बेहया जो अभी भी ये कहे जा रहे हैं कि वो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और बाकी ये जो तमाम डॉक्टर हैं ये बेकार हैं, अनपढ़ हैं, इनकी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है बल्कि खुद ही मरे जा रहे हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग को निर्देश दिया है कि वो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा बड़ी मात्रा में फेविफ्लू स्ट्रिप्स आवश्यक कोविड-19 दवा की खरीद की जांच शुरू करें। कोर्ट ने कहा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि जब ये सब दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी उस वक्त इनको इतनी बड़ी मात्रा में ये दवाएं कैसे मिल गई। कोर्ट ने इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि गंभीर के इसके पीछे अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि इस संकट के समय इसे जिम्मेदार व्यवहार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि गंभीर ने इसको अच्छी नीयत से किया होगा, लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि क्या ऐसे समय में जब सप्लाई की कमी हो ये व्यवहार जिम्मेदारी वाला है? क्या उनको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए था कि इससे दूसरों के लिए आपूर्ति कम हो जाएगी और इस कारण कई अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ा होगा। वहीं अदालत ने गंभीर को पक्षकार बनाने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा हमने सिर्फ जांच के आदेश दिए हैं, कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा है। तो केवल गौतम गंभीर नहीं, जो पाटिल थे गुजरात में जो रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे थे, या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो दवाओं की स्मगलिंग हो रही थी उसको स्मगलर को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन रात में पहुंच गए थे, इन सब की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये जो ज़रूरी दवाएं थी जिनको ज़रूरत थी उन पर पहुंचने से रोक रहे थे अपने पास स्टोर करके। और ये सही है कोर्ट का रवैया कि पहले पता किया जाए कि इनको ये दवाएं मिली कैसे, क्योंकि इनको इतनी बड़ी मात्रा में दवा मिलना अपने आप में एक बड़े रैकेट का हिस्सा है।
किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं मिल रही थी, बल्कि कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल रहे थे और उसकी वजह से उनकी मौतें भी हुई हैं। तो ये पूछा जाना चाहिए, इसकी जांच का विषय है कि आखिर वो कौन सा तंत्र है जो गंभीर को इस तरह की दवाएं उपलब्ध करा रहा था, जो देवेंद्र फडणवीस को करवा रहा था, जो पाटिल को करवा रहा था, और भी कई बीजेपी नेता इस तरह के काम में लगे हुए उनके पास पहुंच रही थी। तो ये अच्छी बात है, जांच हो पूरी, और जांच ही नहीं, इसको जो लोग जिम्मेदार हैं उनको दंड भी दिया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस का रवैया ऐसा लगता है कि वो इसको मटियाना चाहती है, गौतम गंभीर को बचाना चाहती है, लेकिन कोर्ट इसको अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए, कंक्लूजन तक ले जाने के लिए अभी तक तो ऐसा लगता है कि उसका इरादा पक्का है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों को लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।